डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम। इसे लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम। तो ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली सीरीज अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप प्रीवियस वीडियोस देख के आइएगा और फिर ये वाला लेक्चर देखिएगा, तभी आपको सब समझ में आएगा। तो आज देख लेते हैं कि प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम में सिलेक्शन रूल्स हमारे क्या बोलते हैं। तो द सिलेक्शन रूल्स फॉर प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम is same as for vibrational spectrum and are given by delta V is equal to plus minus 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। यानी कि यहाँ पर सिलेक्शन रूल बिल्कुल वैसे ही होंगे। रमन स्पेक्ट्रम में भी हमारे सिलेक्शन रूल वही हैं जो हमारे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में थे। आपको ध्यान हो अगर कि हमने एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में बात की थी और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के जो सिलेक्शन रूल्स थे वहाँ पर ये बोला गया था कि जो भी वी क्या है, यहाँ पर वी है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। तो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर यानी वी की वैल्यू में जो चेंज होगा वो कोई भी चेंज हो सकता है, मतलब यहाँ पर कोई भी ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अगर वाइब्रेशन लेवल्स दिखाऊं आपको, तो ये मैंने कुछ वाइब्रेशन लेवल्स बना लिए जिसमें v इज इक्वल टू 0 लोअर लेवल है, फिर उससे ऊपर 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो अगर हम बात करें प्लस माइनस 1 की, तो प्लस साइन दिखाता है एब्जॉर्प्शन को और माइनस साइन का मतलब होता है एमिशन। तो अगर इनिशियली सपोज हमारा मॉलिक्यूल जो है 0 लेवल पे है तो प्लस 1 का ये मतलब होगा कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पर लाइट डाली, लाइट एब्जॉर्ब की और वो सिर्फ v इज इक्वल टू 1 तक जाएगा। ठीक है, अगर वो 1 में है तो वो सिर्फ 2 तक जाएगा, 2 में है तो सिर्फ 3 तक जाएगा। और इसी तरह माइनस 1 को अगर हमें शो करना है तो इनिशियली अगर वो 1 लेवल में है तो वो वापस 0 लेवल में आएगा, अगर वो 2 लेवल में है तो वापस वो 1 लेवल में आएगा। ये तो प्लस माइनस 1 का मतलब हुआ। प्लस माइनस 2 भी हो सकता है, जैसे अगर वो इनिशियली 0 में है तो 0 से वो सीधा 2 में भी जा सकता है। तो यहाँ पर कोई भी ट्रांजिशन जो होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि सारे ट्रांजिशंस जो हैं वो अलाउड ट्रांजिशंस हैं। ठीक, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है कि एट रूम टेम्परेचर most of the molecules are in their lowest vibrational level, यानी कि V is equal to 0। रूम टेम्परेचर पर, यह बात में हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि रूम टेम्परेचर पर जनरली जो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्राउंड एनर्जी लेवल पे होते हैं, जिसको हम लोएस्ट वाइब्रेशन लेवल बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 0 यानी V इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो सो दैट द मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजिशंस विल बी फ्रॉम v इज इक्वल टू 0 टू v इज इक्वल टू 1। तो जहां पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे जाहिर सी बात है ट्रांजिशन भी वहीं से स्टार्ट होगा। तो मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजिशन जो होते हैं v इज इक्वल टू 0 टू v इज इक्वल टू 1 होते हैं। और ये आपको ध्यान हो कि एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमने बात की थी फंडामेंटल वाइब्रेशन की, जो 0 टू 1 होते हैं उनको हम फंडामेंटल वाइब्रेशन बोल देते हैं। फिर बात आई थी कि 0 टू 2 अगर होंगे तो वो फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगी, 0 टू अगर 3 हुए तो वो सेकंड ओवरटोन हो जाएगी। और अगर 1 से होंगे हायर एनर्जी लेवल से होंगे, अगर 1 टू 2 हुआ तो वो फिर हॉट बैंड्स निकलेंगे वहां पर। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन थे। तो हम वहां पर भी यही बात बोली थी कि फंडामेंटल वाइब्रेशन जनरली ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि लोएस्ट एनर्जी लेवल में मॉलिक्यूल का नंबर क्योंकि ज्यादा होता है, तो इसी वजह से ज्यादातर ट्रांजिशन हमारे v इज इक्वल टू 0 टू v इज इक्वल टू 1 देखने को मिलते हैं। और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में दिस अकाउंट्स फॉर स्ट्रोक्स लाइंस, इससे हमें स्ट्रोक्स लाइंस मिलती हैं। कैसे मिलती हैं अभी हम डिस्कस कर लेंगे इसको। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल में इनिशियली ऑक्यूपाई v इज इक्वल टू 1 लेवल। हालांकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ मॉलिक्यूल, वो स्मॉल फ्रैक्शन ही होगा तो इसलिए कुछ मॉलिक्यूल जो होंगे v इज इक्वल टू 1 में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, विच में ऑल्सो अंडरगो v इज इक्वल टू 1 टू v इज इक्वल टू 2। तो वो क्या कर सकते हैं, वो 1 लेवल से 2 लेवल में जा सकते हैं। तो जब 1 लेवल से 2 लेवल में जाएंगे तब हमें स्ट्रोक्स लाइंस मिलेंगी। और वो 1 लेवल से 0 लेवल में भी आ सकते हैं, यानी एमिशन भी हो सकता है। -1 वैल्यू भी हमें शो करनी है, तो -1 से यानी v इज इक्वल टू 1 से v इज इक्वल टू 0 अगर आए तो उससे हमें एंटी स्ट्रोक्स लाइंस मिलेंगी। हालांकि जो एंटी स्ट्रोक्स लाइंस वाले ट्रांजिशंस होते हैं वो काफी लो इंटेंसिटी वाले होते हैं। रीजन वही है क्योंकि हायर लेवल में प्रेजेंट है, v इज इक्वल टू 1 से ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि स्मॉल फ्रैक्शन होता है हायर लेवल में मॉलिक्यूल्स का, इसलिए हमें एंटी स्ट्रोक्स लाइंस की जो इंटेंसिटी है वो लो देखने को मिलती है।
क्योंकि इंटेंसिटी जो डिपेंड करती है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है। तो दिस ट्रांजिशन यानी कि ये लास्ट ट्रांजिशन के बारे में बात की गई है एंटी स्टोक्स वाले के बारे में, रिजल्ट्स इन लो इंटेंस बैंड्स बिकॉज स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, क्योंकि ऐसे ट्रांजिशन में हमारे स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, अच्छा ये एक बार वैसे तो हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं और रमन में काफ़ी बार हमने डिस्कस कर लिया कि हमें स्ट्रोक्स और एंटी स्ट्रोक्स लाइंस कैसे देखने को मिलती है। तो एक बार शॉर्ट में मैं फिर से बता देती हूँ आप लोगों को कि इसमें क्या हुआ है। हमारे पास रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें ज़्यादातर स्कैटरिंग देखने को मिलती है, मतलब मेनली हमें स्कैटरिंग ही देखने को मिलती है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ये बात मैं आपको पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ। तो इसमें हमारा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से लाइट टकराई, दोनों के बीच में कोलिजन हुआ। कोलिजन दो टाइप का हो सकता है, इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में मॉलिक्यूल और फोटोन के बीच में एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं होता, और जैसी लाइट, जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट इस मॉलिक्यूल पर डाली जाती है उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ से एमिट हो जाती है, या जिस एनर्जी की लाइट हम डालते हैं उसी एनर्जी की लाइट यहाँ पर हमें मिल जाती है। तो अगर हमने इनिशियली एनर्जी एच न्यू जीरो मानी है तो फाइनली भी हमें एच न्यू जीरो ही देखने को मिलेगी, यानी कि रेडिएशन की एनर्जी में कहीं कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मॉलिक्यूल में और फोटोन में कहीं कोई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं मिला। तो इस तरह से जो हमें स्कैटरिंग देखने को मिलती है उसे हम रेले स्कैटरिंग बोल देते हैं। RALE है बेटा बीच में यहाँ पर, EIGH, ठीक है। अच्छा, ये तो था हमारा इलास्टिक कोलिजन, लेकिन अगर कोलिजन हुआ इनइलास्टिक, तो इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि मॉलिक्यूल और फोटोन के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होगा। तो जो एमिटेड रेडिएशन है या जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या एनर्जी हमें बढ़ी हुई या घटी हुई मिल सकती है, ठीक है। और इस कंडीशन में जो हमें लाइंस मिलती हैं उनको हम रमन लाइंस बोलते हैं, और इस इफेक्ट को ही हम रमन इफेक्ट बोल देते हैं। तो इसी में हमें स्ट्रोक्स और एंटी स्ट्रोक्स लाइंस देखने को मिलती है। अब वो कैसे, ये एनर्जी कैसे बढ़ेगी कैसे घटेगी। और अब हम क्योंकि वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन हो रही है, और अगर हमारे मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन हो रही है तो जाहिर सी बात है उसके कुछ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे। तो आज जो हम यहाँ पर लेवल्स बनाएंगे, जैसे लास्ट वीडियो में हमने रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम के बारे में बात की थी, ये मानते हुए कि हमारे मॉलिक्यूल में रोटेशन हो रही है, तो वहां पर रोटेशनल एनर्जी लेवल के बारे में बात की थी। यहां पर आज हम वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा V इज इक्वल टू 0 लोएस्ट लेवल, V इज इक्वल टू 1 फर्स्ट एक्साइटेड लेवल हो गया, V इज इक्वल टू 2, फिर V इज इक्वल टू 3। तो इनिशियली हमने मान लिया कि हमारा मॉलिक्यूल जो था वो 0 लेवल में है, ठीक है। लाइट इस पर डाली, लाइट की फ्रीक्वेंसी हमने एच न्यू जीरो मान ली यहाँ पर, ठीक है। एनर्जी सॉरी, फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो है, एनर्जी जो है एच न्यू जीरो है, ठीक। लाइट अब ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, मॉलिक्यूल में ट्रांजिशन होगा। जब उसको यहाँ से लाइट डाली जाएगी तो मॉलिक्यूल में ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन होकर क्या होगा, मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा और ऊपर किसी वर्चुअल लेवल में जाएगा, यानी कि वो एक अनस्टेबल लेवल है जिसकी कि हमें ना वैल्यू पता है ना उसका वाइब्रेशन क्वांटम नंबर पता है, एनर्जी की कोई वैल्यू नहीं पता, हाँ ठीक है। तो वहां पर जाएगा और बहुत कम टाइम के लिए वहां रुकता है और तुरंत ये वापस आ जाता है। अब जब ये वापस आएगा तो ये किस लेवल में वापस आएगा, ये डिपेंड करता है कि हमारा वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम का सिलेक्शन रूल क्या कहता है। तो अभी हमने बात की थी, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स V इज इक्वल टू 0 में होते हैं तो ज्यादातर हमें यहाँ पर 0 to 1 ट्रांजिशन देखने को मिलता है। तो हम जो यहाँ ट्रांजिशन की बात करेंगे वो ज्यादातर V प्लस माइनस 1 के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं 0 to 1, तो सिलेक्शन रूल हमारा ये कहता है कि वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू में सिर्फ प्लस या -1 यूनिट से चेंज होगा। तो हम क्योंकि अभी एब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर सिर्फ हम प्लस यूनिट मतलब +1 वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो अब जो मॉलिक्यूल वापस आएगा तो वो वापस कहां आएगा, वो V इज इक्वल टू 1 में आएगा। और V इज इक्वल टू 1 में अगर वो आया तो उससे होगा क्या, हमें ये, अब इनिशियली हमारा मॉलिक्यूल था V इज इक्वल टू 0 में, यानी वो लोअर वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में था, इसका मतलब उसमें बहुत कम वाइब्रेशन हो रही थी, ठीक है। जब वो वापस आया तो वो हायर एनर्जी लेवल में आया, यानी कि अब उसकी वाइब्रेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर गई है, तो अब वो ज्यादा वाइब्रेशन करेगा। तो उसकी वैल्यू पहले तो एनर्जी की कम थी और अब हो गई है ज्यादा। तो ये ज्यादा वैल्यू एनर्जी की आई कहां से, जाहिर सी बात है वो इस लाइट ने इसको दे दी है। तो इनके बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, और एनर्जी का एक्सचेंज कैसे हुआ, लाइट ने अपनी कुछ एनर्जी जो है इस मॉलिक्यूल को दे दी। तो जब लाइट, ये जो रेडिएशन है, जब इसने अपनी एनर्जी इसको कुछ दे दी तो जाहिर सी बात है कि इसकी अपनी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। और वो एनर्जी कितनी कम होगी ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा, वो एनर्जी कम होगी डेल्टा E। अब ये डेल्टा E क्या है, डेल्टा E है 0 और 1 के बीच का एनर्जी लेवल डिफरेंस, इसको हम डेल्टा E से दिखा रहे हैं। यानी कि अगर हमारा ये 0 लेवल है और ये हमारा 1 लेवल है,
ठीक है, इनिशियली हमारा मॉलिक्यूल यहाँ था, फाइनली वो यहाँ पहुंचा, तो दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा ई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ी कितनी, भाई पहले वो 0 में था, अब वो 1 में है, तो एनर्जी की वैल्यू इतनी तो बढ़ी है, और इतनी वैल्यू क्या है, डेल्टा ई। और जब ये डेल्टा ई मॉलिक्यूल की बढ़ी है तो जाहिर सी बात है रेडिएशन की कम हुई है, तो इसलिए हमने एच न्यू 0 में से माइनस डेल्टा ई यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा रेडिएशन अब मिलेगा वो हमें लोअर एनर्जी के साथ मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम अब वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रम में हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इस डेल्टा ई को कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे हमने रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी इस डेल्टा ई को कैलकुलेट किया था। और डेल्टा ई को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास ये वाइब्रेशन लेवल्स हैं और वाइब्रेशन लेवल्स की एनर्जी हमें पता है। अगर हमें इन दोनों लेवल के बीच का डिफरेंस निकालना है डेल्टा ई, तो हम कैसे निकालते हैं डिफरेंस, हम हमेशा डेल्टा ई हम यानी चेंज इन एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, ई फाइनल स्टेट माइनस ई इनिशियल स्टेट, यानी कि एनर्जी ऑफ द फाइनल स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ द इनिशियल स्टेट। तो अगर हमें फाइनल स्टेट की एनर्जी हमें मालूम पड़ जाए और इनिशियल स्टेट की एनर्जी हमें मालूम पड़ जाए, तो दोनों का एनर्जी डिफरेंस हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी, और ये एनर्जी लेवल की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता भी है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं E1 माइनस E0। ठीक है, तो ये तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, पहले मैं आपको बता देती हूं कि इससे हमें जो मिलेंगी वो हमें मिलती हैं स्टोक्स लाइंस। ठीक, ऐसे ही हमें मिलेंगी एंटी स्टोक्स लाइंस। एंटी स्टोक्स में क्या हो जाएगा, फिर से मैं लेवल बना ले रही हूं यहां पर, ये हमारा v इज इक्वल टू 0, फिर v इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, यहां पर इनिशियली अब हमारा मॉलिक्यूल जो है वो सपोज v इज इक्वल टू 1 में है, तो फिर से लाइट इस पर पड़ी h न्यू 0, ये फिर से ऊपर किसी वर्चुअल लेवल में गया और यहाँ वर्चुअल लेवल से तुरंत ये वापस आया, और अब जब ये वापस आएगा तो ये लोअर एनर्जी में आया। ठीक है, यानी पहले इसकी एनर्जी ज्यादा थी, अब इसकी एनर्जी कम हो गई। तो इसकी एनर्जी अगर कम हो गई है तो जाहिर सी बात है इस मॉलिक्यूल ने अपनी एनर्जी इस एच न्यू 0 को दे, मतलब इस रेडिएशन को दे दी है, और रेडिएशन को अगर दे दी है तो अब मॉलिक्यूल की एनर्जी तो घट जाएगी और रेडिएशन की एनर्जी बढ़ जाएगी, और कितनी बढ़ेगी, वही दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस। पहले ये 1 में था, अब ये 0 में पहुंच गया है, यानी कि इसने लाइट को जो एमिट किया वो इस डिफरेंस के साथ एमिट किया है। ठीक है, मतलब पहले ज़्यादा वाइब्रेशन के साथ ये, मतलब वाइब्रेशन एनर्जी के साथ वाइब्रेशन कर रहा था, अब इसकी वाइब्रेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से इस कंडीशन में हमें मिल जाती हैं एंटी स्टोक्स लाइंस। तो इस तरह हमें स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइंस देखने को मिलती हैं। तो हम जो वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कर रहे हैं वो सिर्फ इस डेल्टा ई को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, तो हमारी जो अब फाइनल रेडिएशन था, यानी जो स्कैटर्ड रेडिएशन है, उसको अगर मैं एच न्यू लिखूं तो हम क्या कर सकते हैं, एच न्यू 0, और दोनों को अगर दोनों रिजल्ट्स को मैं एक साथ लिखूं तो प्लस माइनस डेल्टा ई तो लिखेंगे। ठीक है, और यहां से बस हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू जो है हमारी जूल में दे रखी है, हमें इसे सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज करना है, और ये सब कुछ मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि हम सेंटीमीटर इनवर्स में कैसे चेंज कर सकते हैं इसको। तो बस आज तो हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो इस डेल्टा ई की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और फिर देखेंगे कि स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइंस की फ्रीक्वेंसी को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं इसमें, तो हमारे पास, मैंने आपको बताया, क्योंकि अब हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स की वैल्यू हमें पता है, और वो क्या है, अलाउड वाइब्रेशनल एनर्जीज फॉर एन एनहार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय, वो ये है v प्लस हाफ ओमेगा बार ई। ओमेगा बार यहाँ पर क्या था, ओमेगा बार ई ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी थी, और v प्लस हाफ इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी बोला था एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में हमने उसे, और x ही हमारा एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट था, ये सेंटीमीटर, और ये वैल्यू हमारी सेंटीमीटर इनवर्स में है। ठीक है, तो हमने जो अभी अभी देखा कि हमें क्या करना है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू 0 प्लस माइनस डेल्टा ई। तो ये डेल्टा ई तो हमें ऑलरेडी सेंटीमीटर इनवर्स में ही मिल गया है, अब ये वैल्यू हमारी जूल में है और इसे हमें सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज करना है। तो बस हम उसे सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज कर लेंगे, और ये सब कुछ मैं पहले बता चुकी, इसलिए मैं दोबारा से इसको नहीं बता रही हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ डेल्टा ई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बस वो बता रही हूँ। तो ट्रांजिशन एनर्जी फॉर फंडामेंटल वाइब्रेशन, अगर हमें 0 to 1, यानी कि ये 0 लेवल है, v इज इक्वल टू 0 और ये v इज इक्वल टू 1 है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले लेवल में से इस वाले लेवल की, यानी 1 वाले लेवल में से 0 वाले लेवल की एनर्जी को माइनस करेंगे, जिसको हम डेल्टा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का मतलब हम सेंटीमीटर इनवर्स में
एनर्जी को शो कर रहे हैं। तो एप्सिलॉन v इज इक्वल टू 1 में से हम एप्सिलॉन v इज इक्वल टू 0 को माइनस कर देंगे। तो अब v इज इक्वल टू 1 वाली वैल्यू हम कैसे रख सकते हैं? हमारे पास एनर्जी लेवल की वैल्यू तो ये है ही, तो इसमें आपको सिर्फ v इज इक्वल टू 1 पुट करना है। तो वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया कि ई v इज इक्वल टू 1 हम कैसे कर सकते हैं? v की जगह हमने 1 रखा और यहाँ पर 1 रखा, ठीक है। और v इज इक्वल टू 0 में हमें क्या करना है? v की वैल्यू को 0 पुट करना है। तो v की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 होके बस हाफ रह जाएगा, यहाँ पर भी 0 होके हाफ का स्क्वायर आ जाएगा। तो हाफ का स्क्वायर 1/4 लिखा हुआ है। अब हमें इस ऊपर वाली एनर्जी में से नीचे वाली एनर्जी को माइनस कर देना है। तो ये सब कुछ मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जब हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा था, तब मैंने सब कैलकुलेट करवाया था, आपसे सिखाया था आप लोगों को। तो फिर ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये जो दोनों के बीच का एनर्जी लेवल डिफरेंस है, यानी जो हमारी ये वाली वैल्यू थी, ये हमें यहाँ पर मिल चुकी है और वो होती है ओमेगा बार ई 1 माइनस 2xe। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम इसी तरह से लिख सकते हैं, देखिए, ठीक। वी वुड एक्सपेक्ट रमन लाइंस टू अपीयर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रेले लाइन। रेले लाइन के दोनों साइड्स हमें मिलेंगी रमन लाइंस। ये तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमारा जो रमन स्पेक्ट्रम होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और सेंटर में हम अगर इसको मान लें ये रेले लाइन है, तो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को ν0 मान लिया। तो इधर की साइड जो हमें मिलेंगी वो स्टोक्स लाइन्स मिलेंगी और इधर की साइड जो हमें मिलेंगी वो एंटी स्टोक्स लाइन्स मिलेंगी, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं? 10 द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फंडामेंटल रमन लाइंस, क्योंकि हम फंडामेंटल वाइब्रेशन ही देख रहे हैं तो हम फंडामेंटल रमन लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम 0 to 1 देख रहे हैं खाली। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच फंडामेंटल वाइब्रेशन आर गिवन बाय, तो हम न्यू बार स्ट्रोक्स हम निकाल सकते हैं, न्यू बार 0 माइनस न्यू बार ई 1 माइनस 2xe। बस हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है अपने वाले फॉर्मूले में, ठीक है, जो हमने निकाला था इनिशियली, जो एच न्यू अभी मैंने आपको बताया था ना, ये वाला फॉर्मूला जो था हमारा एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू 0। और हम स्टोक्स लाइंस के लिए हम माइनस कर रहे थे वैल्यू, तो हमने यहाँ पर इसलिए माइनस करी। तो डेल्टा ई की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई थी? ओमेगा बार ई 1 माइनस 2xe। और ये वैल्यू क्योंकि जूल में है, जब हम इसे सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज करेंगे तो हमें सिर्फ न्यू बार स्ट्रोक्स देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो स्ट्रोक्स और ये न्यू बार 0 हो जाएगा। तो ये ओमेगा बार ई 1 माइनस 2xe हमने वैल्यू रखी डेल्टा ई की, तो इससे तो हमें मिल जाएंगी स्टोक्स लाइंस, और एंटी स्टोक्स लाइंस हमें मिलेंगी जब हम दोनों की वैल्यू को प्लस कर देंगे, ठीक। तो सिंस स्टोक्स लाइंस आर मोर इंटेंस देन एंटी स्टोक्स लाइंस, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टोक्स लाइंस जो होती हैं ज़्यादा इंटेंस होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो हम दिखाते हैं वो 0 to 1 जो है हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, और एंटी स्ट्रोक्स में हम क्या करते हैं? 1 से 0 में आता है मॉलिक्यूल हमारा। आपने देखा होगा इनिशियली हमारा मॉलिक्यूल 0 लेवल में था स्टोक्स लाइन के केस में, और फाइनली जब वो आया तो 1 लेवल में वापस आया। और एंटी स्ट्रोक्स में वो इनिशियली 1 लेवल में था और वापस जब आया तो वो 0 लेवल में आया। तो क्योंकि हमारा मॉलिक्यूल का नंबर जो है 0 लेवल में ज़्यादा होता है, तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी हमें वहाँ देखने को मिलेगी, इसलिए इसकी इंटेंसिटी जो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी तो होती है रेले लाइन की, जो यहाँ बीच में मिल रही है। उसके बाद इंटेंसिटी होती है स्टोक्स लाइंस की, इसलिए थोड़ी सी लंबी दिखाई है, और फिर लास्ट में होती है एंटी स्टोक्स लाइंस की, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ इंटेंस लाइंस ऑन द लोअर फ्रीक्वेंसी साइड। लोअर फ्रीक्वेंसी साइड कौन सी हो गई? अगर मैंने ये यहाँ से यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई है फ्रीक्वेंसी, तो यानी ये वाली पोर्शन जो होगा वो लोअर फ्रीक्वेंसी साइड होगी और ये वाली हायर फ्रीक्वेंसी। और ये दिख भी रहा है यहाँ से वैल्यू से, देखिए स्टोक्स लाइंस हमें कब मिल रही है? जब हम इनिशियल वाली वैल्यू में से माइनस कर दे रहे हैं ये पूरी वैल्यू, तो यानी इसमें से हम माइनस कर रहे हैं तो ये हमें लोअर फ्रीक्वेंसी साइड मिलेंगी। तो जो ये वाला डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस को ही हमने यहाँ पर शो किया हुआ है कि हमें ν0 से ये इतना कम देखने को मिलेगा। ν0 तो ये है ही, ν0 से हमें ये इतनी वैल्यू जो है हमें वो कम देखने को मिलेगी अगर हम फर्स्ट स्टोक लाइन की बात करें। और जो अगर हम एंटी स्टोक्स, ये जो फर्स्ट लाइन है ये हमें कितनी ज़्यादा मिलेगी? ये ज़्यादा इंटेंसिटी की मिलेगी, क्योंकि ν0 में हमें प्लस करना पड़ रहा है इतना पोर्शन, ठीक है। तो जो ये डिस्टेंस है जो फ्रीक्वेंसी के टर्म में जो हम बोल रहे हैं वो ओमेगा बार ई 1 माइनस 2xe है, ठीक। तो बस यही सब इसमें जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया, यही प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने आपको समझाया था, और यही बात हमारी प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में भी निकल के आई कि जो स्टोक्स लाइंस होती हैं वो हमारी मोर इंटेंस मानी जाएंगी और वो लोअर फ्रीक्वेंसी साइड पर मिलेंगी। और यही हम रमन स्पेक्ट्रम से पढ़ते हुए भी आए हैं कि लोअर फ्रीक्वेंसी साइड पर हमें जो है स्टोक्स लाइंस मिलती है और हायर फ्रीक्वेंसी साइड पर हमें एंटी स्टोक्स लाइंस मिलती है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम। तो आज यहाँ पर आपकी ये यूनिट खत्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQs को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।